So, hello everyone. I welcome you all. Now, in this session, we had been talking about the revisions of various topics. So, now continuing with that thing, सैलरी हेड का रिवीजन हमने पिछली बार एक सेगमेंट उसका कर लिया था. अब हमको उसका आगे का सेगमेंट करना है. द रिवीजन फ्रॉम द चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज. जैसा मैंने आपसे कहा था कि रिवीजन करने का माइंडसेट ये है कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकें. प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए असेंशियल है थ्योरी याद होना और उस समय क्लिक हो जाना, उस समय याद आ जाना. न केवल हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए बल्कि साथ में थ्योरी को कंटिन्यूअसली रिवाइज करना चाहिए, रटना चाहिए सिंपल भाषा में. तो हम उसी सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए कोशिश करें कि जो रिवीजन लेक्चर हम अभी कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स देखें, प्लस प्लस वो रिवीजन लेक्चर में कोशिश करें कि हम खुद अपने आप से उस प्रोविजन को याद करके बोलने की कोशिश करें. तो देखिए, ये सैलरी में पिछला रिवीजन पहुंचा था परक्विजिट्स पे. परक्विजिट्स में 19 परक्विजिट्स हैं जो टैक्सेबल हैं. 19 में से 13 परक्विजिट्स जो छोटे परक्विजिट्स थे वो हमने रिवाइज कर लिए थे. नाउ वी आर इनटू ऑल दी बिग परक्विजिट्स. तो सबसे पहला परक्विजिट जो यहां पर नाम लिखा हुआ है वो है मेडिकल एक्सपेंसेस. एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करता है, एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, दैट इज एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, डिपेंडेंट्स, सर्वेंट्स. एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करता है तो दैट्स अ परक्विजिट एंड द कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू विच शुड बी taxable. However, a notified figure is exempt. तो यहां का जो कैलकुलेशन है उसकी थीम है कि वो फिगर कौन सा है जो एग्जम्प्ट है. एग्जम्पशन वाला फिगर यहां ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो as per rule 3 perquisite valuation rules, this is the notified figure which is exempt. उनका ये कहना है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर, नाउ यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो टैक्सेबल है वो है अगर एम्प्लॉय को ये परक्विजिट दिया जाता है या एम्प्लॉय के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को दिया जाता है. टैक्सेबल तब है, पर एग्जम्पशन तब है जब एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को ये परक्विजिट दिया गया है. फैमिली मेंबर एक अलग टर्म है, वो दैट कंप्राइजेस ऑफ द स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स. स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, wholly or mainly dependent on the assessee. तो there may be mismatches. Sometimes questions can be there कि साहब वो ब्रदर है और वो डिपेंडेंट है तो उसी का वैल्यू जोड़ना भी है क्योंकि वो डिपेंडेंट है तो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड की डेफिनेशन में आता है, और उसका एग्जम्पशन भी मिलेगा क्योंकि वो फैमिली मेंबर की भी डेफिनेशन में आता है. पर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, या चिल्ड्रन है, से फॉर दैट एग्जांपल चिल्ड्रन है, उनका परक्विजिट जोड़ दिया अपन ने क्योंकि वो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में आते हैं, पर उनका माइनस हो सकता है, हो सकता है ना हो, या पेरेंट्स का हो सकता है माइनस हो सकता है ना हो. इंडिपेंडेंट पेरेंट्स है, परक्विजिट में जोड़ तो देंगे उनका पर माइनस तभी करेंगे जब वो डिपेंडेंट ऑन दी असेसी है, बिकॉज एग्जम्पशन इज ओनली इफ यू आर अ फैमिली मेंबर विच अ डिफरेंट टर्म. अब उसके बाद उन्होंने यहां ये कहा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को भरता है तो ऐसी परिस्थिति में परक्विजिट एग्जम्प्ट है. एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाता है तो परक्विजिट एग्जम्प्ट है. देखो, चीजों को सोचना चाहिए. एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है इट्स टैक्सेबल, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है इट्स नॉट टैक्सेबल, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भरता है इट्स नॉट टैक्सेबल, और कोई ईएसआई, फिडिलिटी इंश्योरेंस वगैरह कराता है इट्स नॉट टैक्सेबल. क्रक्स ऑफ द मैटर इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज टैक्सेबल, ऑल अदर इंश्योरेंस व्हिच वी कुड अंडरस्टैंड दे आर नॉट टैक्सेबल. उसके बाद है मेडिकल रीइंबर्समेंट, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस हुए
जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, बीमार हुए फैमिली मेंबर या एम्प्लॉय और घर पे इलाज हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो परक्विजिट वैल्यू है वो तो टैक्सेबल है। परक्विजिट वैल्यू में एग्जम्पशन नहीं है, मेडिकल रीइंबर्समेंट इज नॉट एग्जम्प्ट। और फिर उसके बाद आता है मेडिकल ट्रीटमेंट वेयर हॉस्पिटलाइजेशन वाज डन। तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है एम्प्लॉय का या फैमिली मेंबर का, तो वो परक्विजिट तो है, टैक्सेबल तो है। एग्जम्पशन के लिए बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है। अगर ये ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है तो परक्विजिट एग्जम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर का ही हॉस्पिटल है, मान लो कोई बॉम्बे हॉस्पिटल है और उसी का एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फिर उसमें जो है परक्विजिट एग्जम्प्ट है। खुद ही का एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है तो परक्विजिट एग्जम्प्ट है। फिर थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट विच इज गिवन इज, अगर हॉस्पिटल इज अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, the hospital is approved by chief commissioner of income tax and the treatment is for a specified disease given under section 80 DDB read with rule 11 double D। तो वो भयंकर बीमारियां यहाँ पे बात हो रही है, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसीज है, कैंसर है, एड्स है, थैलेसीमिया मेजर है, ऐसी बीमारियों की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसी बीमारियों का इलाज हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है और उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। तो ऐसा है, अगर वो हॉस्पिटल सीसीआईटी द्वारा अप्रूव्ड है तो फिर परक्विजिट एज अ वैल्यूएशन एग्जम्प्ट है। इन ऑल अदर केसेस अगर इलाज इंडिया में हो रहा है तो परक्विजिट एग्जम्प्ट नहीं है। कॉस्ट टू द कंपनी इज परक्विजिट विच इज टैक्सेबल। तो कुल मिला के 3 केसेस में एग्जम्पशन है, बाकी टैक्सेबल है। अगर हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सीसीआईटी द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफाइड डिसीज एंड एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, दैट इज एग्जम्प्ट। ऑल अदर केसेस ट्रीटमेंट इन इंडिया इज टैक्सेबल। अब अगर इलाज इंडिया के बाहर हो रहा है, अगर इलाज इंडिया के बाहर हो रहा है तो उसमें जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो एग्जम्प्ट है, सब्जेक्ट टू लिमिट्स गिवन बाय आरबीआई। So whatever are the limits given by RBI, to that extent question में they will give the limits given by RBI because FEMA as a matter of fact is not in your course। तो RBI की जो भी limits है under the FEMA वो exempt है, उसके beyond अगर खर्चा है तो वो taxable है। फिर वहां जाने आने का जो खर्चा है, जाने आने का जो खर्चा है, जो बीमार है प्लस उसका एक केयर टेकर जरूर जाना चाहिए, तो बीमार और 1 अटेंडेंट, उसका जाने आने का जो खर्चा है वो एग्जम्प्ट है, अगेन सब्जेक्ट टू द लिमिट्स गिवन बाय आरबीआई। और फिर सॉरी, स्टे का खर्चा, आई एम सॉरी, स्टे का जो खर्चा है वो एग्जम्प्ट है अप टू द लिमिट्स गिवन बाय आरबीआई। अब ट्रैवल का खर्चा, जाने आने का खर्चा, तो जाने आने का जो खर्चा है वो एज सच यहां लिखा है टैक्सेबल है, पर उनका यह कहना है कि अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक है तो फिर ट्रैवल का खर्चा भी एग्जम्प्ट है। तो अगर इलाज इंडिया के बाहर हो रहा है तो ट्रीटमेंट का खर्चा और रुकने का खर्चा एग्जम्प्ट है एज अ जनरल रूल, सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ आरबीआई। और वहां पर जाने आने का जो खर्चा है वो टैक्सेबल है एज सच, बट इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अगर वो 2 लाख रुपए तक की इनकम है एम्प्लॉय की तो फिर वो टैक्सेबल नहीं। हालांकि 2 लाख रुपए तक की इनकम है तो वैसे भी कौन सा इनकम टैक्स लगता है, इसलिए वो कंडीशंस जो है वो मेरे हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। अब ये तो बेसिक रूल हो गया, एंड यू नो ऑलवेज हर परक्विजिट में आखिरी पॉइंट ये होता है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। सो दैट इज द रूल विच इज देयर। अब उसके बाद अगला आता है, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने का खर्चा बियर करता है तो ऐसी परिस्थिति में इट्स कॉल्ड एज लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल असिस्टेंस। ये जो है लीव ट्रैवल कंसेशन, एम्प्लॉयर जो भी जाने आने, जो भी छुट्टियों का खर्चा बियर करता है, जिसमें ट्रैवलिंग हो सकता है, जिसमें स्टे हो सकता है, जिसमें वहां के खर्चे हो सकते हैं, डेली एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो सब खर्चा जो एम्प्लॉयर बियर करता है, दैट्स अ परक्विजिट। कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट विच इज टैक्सेबल। However, as per rule 3, lower of the 3 figure is exempt। Amount received, जितना हमको एम्प्लॉयर ने एलटीसी दिया, एक वो फिगर है। दूसरा है एलटीसी एक्सपेंडेड, जो हमने छुट्टियों पे खर्च किया,
दूसरा वो फिगर है, और तीसरा है एक मैथमेटिकल फिगर एज पर रूल्स, विच एवर इज लोअर is exempt. So amount as per rules, LTC received, or the amount of expenditure done, whichever is less is exempt. अब important यहाँ पर है amount as per rules, क्योंकि जो मिला वो तो क्वेश्चन में आएगा, जो खर्च किया मान लो वो भी क्वेश्चन में आ जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूल्स में क्या मैथमेटिकल फिगर बनता है, टू दैट एक्सटेंट ओनली द एग्जम्पशन वुड बी अवेलेबल. अब रूल्स में जो दिया है वो एक मैथमेटिकल फिगर है, एक हाइपोथेटिकल फिगर है. इट कवर्स ओनली ट्रैवल एक्सपेंसेस. सो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट ट्रैवल एक्सपेंसेस, टिकट का खर्चा, वही एक वैल्यू है. आपका खर्चा एक्चुअल कितना हुआ इज अ डिफरेंट मैटर. यहां पर एक वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू जो निकाली जाएगी. तो ट्रैवल के लिए कितना खर्चा होना चाहिए, एक वो फिगर है, और ये ट्रैवल इंडिया में होनी चाहिए. एग्जम्पशन तभी मिलता है. अब उनका ये कहना है कि अगर जर्नी इज बाय एयर, एम्प्लॉय जो छुट्टी पे गया इंडिया में वो बाय एयर गया, तो एयर से अगर वो छुट्टी पे गया तो एयर का इकोनॉमी क्लास का जो फेयर होता है उसकी जो वैल्यू है, जो भी इकोनॉमी क्लास फेयर है बाय द लो कॉस्ट कैरियर, उससे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू जो है इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी दी वैल्यू विच इज एग्जम्प्ट. उसके बाद है अगर जर्नी इज बाय अदर मोड्स, दैट इज जर्नी इज बाय रोड, जर्नी इज बाय रेल, और जर्नी इज बाय बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर जर्नी इज बाय एनी अदर मोड तो यू डोंट केयर अबाउट कि जर्नी किस मोड से, यू सी द कनेक्टिविटी बिटवीन द प्लेसेस. दैट इज अ की पॉइंट विच इज देयर. एयर से जर्नी है तो एयर के टिकट की वैल्यू. अब जर्नी रोड से है तो ये मत देखो कि रोड से जर्नी है, ये देखो कि दोनों एंड पॉइंट्स कनेक्टेड कैसे, जहां वो छुट्टी पे गए वो कनेक्टेड कैसे. मान लो अगर वो रेल से कनेक्टेड है तो इफ दी प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल तो फर्स्ट क्लास एसी फेयर जो भी बनता है रेलवे रूल्स के हिसाब से फॉर दैट डिस्टेंस फॉर दैट प्लेस, तो वो वैल्यू है जो एग्जम्प्ट है. हो सकता है कि वो खर्च कम किया हो, वो सेकेंड क्लास में गया हो, पर वैल्यू जो एग्जम्प्ट होगी वो फर्स्ट क्लास एयर टिकट, फर्स्ट क्लास रेल वैल्यू एग्जम्प्ट होगी. और अगर रेल से कनेक्टेड नहीं है दोनों एंड पॉइंट्स तो आप ये देखो कि कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या, कोई बस है क्या, कोई ट्रैम है क्या, कोई और कनेक्टिविटी है क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की. अगर कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है तो वहां पर जाने का जो भी फर्स्ट क्लास, डीलक्स क्लास, प्रीमियम क्लास का टिकट का वैल्यू है वो एग्जम्प्ट है. अगेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो उससे गया है, इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिविटी कैसे है. और अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में तो ऐसी परिस्थिति में उतने ही डिस्टेंस का एयर का, उतने ही डिस्टेंस का रेल का फर्स्ट क्लास फेयर का क्या वैल्यू होगा, वो जो वैल्यू होगा वो एग्जम्प्ट है. तो विच अगेन फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम पर्पसेस दे विल गिव कि उतने डिस्टेंस का रेल का इतना टिकट का वैल्यू बनता है. जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू अपने को एग्जम्प्ट करना है. बट माइंड इट दैट द ट्रैवल हैज टू बी इन इंडिया एंड एम्प्लॉय एंड मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को जो दिया जाता है वो परक्विजिट टैक्सेबल होता है, आपको पता है. एग्जम्पशन ये वाला परक्विजिट और मेडिकल वाला, इन दो परक्विजिट की खासियत ये है कि एग्जम्पशन इज फॉर एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर. सो यहां पर टैक्सेशन किसी और का है, एक्सटेंडेड फैमिली का टैक्सेशन है, बड़ी परिवार है यहां पर, और एग्जम्पशन जो है वो छोटा परिवार है, उसमें फैमिली मेंबर ही आते हैं. फैमिली मेंबर जैसा कि वहां पर डेफिनेशन थी, काफी हद तक यहां पर डेफिनेशन है. मेडिकल में जो डेफिनेशन थी वो थी असेसी, स्पाउस एंड चिल्ड्रन. उसके अलावा बाकी फैमिली मेंबर्स तभी आते थे जब वो डिपेंडेंट है. अब यहां पर जो फैमिली की डेफिनेशन है, फैमिली मेंबर मतलब असेसी तो है ही, उसके अलावा स्पाउस, चिल्ड्रन और अदर फैमिली मेंबर्स जो डिपेंडेंट है. तो मोटा मोटा वही डेफिनेशन है जो मेडिकल वाले क्लॉज में है. बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि जो चिल्ड्रन है उसमें से दो ही बच्चों को कवर किया गया है, दो ही बच्चों के रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन मिलेगा. सो द एग्जम्पशन इज ओनली फॉर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस. अब उसमें डेफिनेटली 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन लिखने के बाद उन्होंने ये कहा कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, पर अगर चाइल्ड की बर्थ ऑलरेडी हो चुकी है 98 के पहले, तो उस समय जब बर्थ हुई होगी तब तो ये प्रोविजन नहीं था. प्रोविजन
नहीं था तो ज्यादा बच्चे भी हो सकते थे, तो एग्जाम्शन वुड कंटिन्यू इन द केस ऑफ मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑल्सो। उसके बाद अगली चीज है कि एक चाइल्ड के बाद अगर ट्विंस हो गए तो अब 3 बच्चे हैं, तो अब तीनों के लिए एग्जाम्शन मिल जाएगा। सो एग्जाम्शन इज बेसिकली फॉर ऑल दी यू कैन से 2 चिल्ड्रन, बट अगर कोई एक्सेप्शनल कुछ बातें हैं लाइक 98 के पहले बर्थ है, या फिर अगर एक चाइल्ड के बाद ट्विंस हुए थे, तो उसमें तीनों बच्चों के लिए एग्जाम्शन मिल जाएगा। एग्जाम में इसको पूछने का उनका जनरल तरीका ये है, दे गिव द एज ऑफ चिल्ड्रन। वो ऐसा कुछ देते हैं कि 9 साल, 7 साल और 5 साल के 3 बच्चे हैं। तो आप ये समझ जाओ कि ये ट्विंस तो नहीं होंगे। फिर वो कह देंगे साहब, एक क्वेश्चन में कह देंगे 9 साल, 7 साल और 7 साल। ओके, सो फर्स्ट चाइल्ड के बाद जो बर्थ हुई है, दैट इज अ बर्थ ऑफ ट्विंस, 9 साल, 7 साल और 7 साल। तो ऐसा अगर उन्होंने कह दिया 9 साल, 7 साल और 7 साल, तो फर्स्ट चाइल्ड के बाद जो हुए हैं वो ट्विंस है, उस पे एग्जाम्शन मिल जाएगा। एंड आई सेड 9 साल, 7 साल और 5 साल, तो इसमें एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। एक उन्होंने क्वेश्चन दे दिया 9 साल, 9 साल और 7 साल, तो भी नहीं मिलेगा, 2 ही बच्चों का एग्जाम्शन मिलेगा, क्योंकि पहले वाले ट्विंस हुए थे। सो पहले वाले ट्विंस हुए थे, तो बाद में you should not have done that family planning here, and therefore exemption would be restricted only to 2 children। तो छोटी बात है, बात ध्यान रखने की है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। यहाँ पर एक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है। एक तो मैंने बताया कि फेयर के लिए एग्जाम्शन है, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। अब एक एस्पेक्ट और है, एंड दैट इज अ क्राइटेरिया ऑफ ब्लॉक। उनका ये कहना है कि एम्प्लॉय को 4 साल के ब्लॉक में 2 छुट्टी का ही एग्जाम्शन मिलेगा। ये ब्लॉक जनवरी से दिसंबर तक चलते हैं। अभी जो ब्लॉक की बात हो रही है वो है 2022 से 25, 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 25। तो ये जो ब्लॉक है 4 साल का, इसमें मान लो एम्प्लॉय को 3 छुट्टी पे भेजा गया, तो 3 में से 2 ही हॉलीडेज का, 2 ही एलटीसी का एग्जाम्शन मिलेगा। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन नंबर ऑफ हॉलीडेज। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा हो सकता है कि इस ब्लॉक में जो छुट्टी आपको मिलनी थी, 2 एग्जाम्शन मिलने थे 2 छुट्टी का, वो आप वो छुट्टी अवेल नहीं कर पाए, मे बी सम मेडिकल रीजंस, मे बी सम फैमिली इश्यूज, तो जो भी आपका था उस कारण ये इस ब्लॉक की 2 छुट्टी आप अवेल नहीं कर पाए। तो इस ब्लॉक की 2 छुट्टी, 1 छुट्टी जितनी भी अवेल नहीं की है, उसमें से केवल 1 ही छुट्टी अगले ब्लॉक में जाएगी। ठीक है, मान लो दोनों छुट्टी अवेल नहीं की तो भी 1 ही छुट्टी जाएगी, 1 छुट्टी अवेल कर चुके थे, 1 नहीं किया था, तो भी 1 ही छुट्टी अगले ब्लॉक में जाएगी। अगले ब्लॉक में से 2026 से 2029, इस वाले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आप ये छुट्टी ले सकते हो। ऐसा नहीं पूरे 4 साल मिलेंगे, फर्स्ट ईयर का थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम है, फर्स्ट ईयर में ये छुट्टी ले सकते हो। तो टेक्निकली ये जो 2026 से 29 वाला ब्लॉक हुआ, इसमें आप 3 छुट्टी ले पाओगे। फर्स्ट ईयर में एक ब्रॉड फॉरवर्ड छुट्टी ले सकते हो, उसका एग्जाम्शन ले सकते हो, प्लस उसके अलावा ओवरऑल 4 साल के जो ब्लॉक है उसमें डेफिनेटली यू कैन टेक द 2 लीव्स। इसी ब्लॉक की जो 2 छुट्टियां हैं वो आप ले सकते हो। तो ये छोटा सा पॉइंट है स्पेसिफिकली अबाउट दैट एलटीसी। इस पे क्वेश्चन आते नहीं है, पर हाँ हमें जानकारी होनी चाहिए। दे में गिव दैट इंफॉर्मेशन समटाइम्स कि कितनी छुट्टी ली थी, कितनी लेनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद अगला परक्विजिट जो आता है दैट इज ट्रैवल अदर देन एलटीसी। ये वाला परक्विजिट जो है बेसिकली उनका कहना है कि आप ऑफिशियल टूर पे गए, पर उस ऑफिशियल टूर में एक फ्रिंज बेनिफिट है, एक पर्सनल एलिमेंट है। तो उस फ्रिंज बेनिफिट को टैक्स करने के लिए उन्होंने ये रूल दिया है दैट इज ट्रैवल अदर देन एलटीसी। अब वो फ्रिंज बेनिफिट हो कैसे सकता है, तो उन्होंने अलग अलग सर्कमस्टेंसेस एड्रेस किए कि साहब आप ऑफिशियल टूर पे गए 5 दिन ऑफिशियल टूर किया, बाद में 2 दिन आपने वहां और रुक गए, वो 2 दिन का स्टे वगैरह का खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर कर दिया। तो ये जो पर्सनल टूर का 2 दिन एक्सटेंडेड आपने वहां पर एंजॉय किया, इसका खर्चा जो एम्प्लॉयर ने बियर किया, दैट्स अ परक्विजिट, कॉस्ट टू द कंपनी इज परक्विजिट। फिर ऑफिशियल टूर पे आप खुद गए, पर साथ में परिवार को भी ले गए। अगर ऑफिशियल टूर पे आप परिवार को भी ले गए, तो परिवार का जो खर्चा है अगर वो भी एम्प्लॉयर ने बियर किया है,
तो परिवार का खर्चा बियर करना इज अ परक्विजिट, द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द फैमिली, टू दैट एक्सटेंट इट्स अ परक्विजिट। फिर उनका कहना है कि साहब अगर होटल या गेस्ट हाउस फैसिलिटी विच वाज नॉट इवनली अवेलेबल फॉर ऑल, एक गेस्ट हाउस है, उसमें मान लीजिए एक रूम है, वो रूम नॉर्मली मेरे कैडर के एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, से वो बोर्ड मेंबर को मिलता है, मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलता है, तो ऐसा कोई मुझे रूम फैसिलिटी गेस्ट हाउस कोई कॉटेज में रुकाया गया जो नॉर्मली मेरे कैडर के एम्प्लॉय को नहीं मिलता, इट्स नॉट इवनली अवेलेबल फॉर ऑल, मुझे एक प्रीमियम विला प्रीमियम रूम में रुकाया, तो उसके कारण मुझे जो है एक फ्रिंज बेनिफिट हुआ, एक एमेनिटीज मैंने वहां की एंजॉय की, तो परक्विजिट है। वहां के जो भी फेयर मार्केट रेंट होगा उस जगह पर नॉर्मली कितने चार्जेस होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी के, तो वो जो है दैट इज परक्विजिट, एंड कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट विच इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। और मान लीजिए ऑफिशियल टूर में और कोई बेनिफिट दिया है, कोई गिफ्ट विफ्ट दे दिया, तो वो सब परक्विजिट है, कॉस्ट टू द कंपनी इज परक्विजिट। तो उनका ये कहना है कि वैसे तो ऑफिशियल टूर है पर इसमें कुछ फ्रिंज बेनिफिट हो सकता है, टू दैट एक्सटेंट इट्स अ परक्विजिट। एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को दिया जाए तो वो टैक्सेबल है। इसमें बेटा कोई एग्जम्पशन नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने देखिए अभी जो दो परक्विजिट देखे मेडिकल, उसमें मेन डिस्कशन एग्जम्पशन का था, सिमिलरली एलटीसी जो देखा उसमें मेन डिस्कशन एग्जम्पशन का था, बट हियर इन दिस travel other than LTC there is no exemption, cost to the company is perquisite, and उसी का वैल्यूएशन की बात चल रही है। उसके बाद अगला परक्विजिट आता है दी मील फैसिलिटी। मील फैसिलिटी में एग्जम्पशन है, बेसिक रूल ये है कि परक्विजिट वैल्यू है कॉस्ट टू द कंपनी। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को मील फ्री और मील या नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस प्रोवाइड करता है, तो ऐसी परिस्थिति में कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट। अब कॉस्ट टू द कंपनी परक्विजिट तो है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो मील को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टी एंड स्नैक्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, नॉट द फुल मील, द टी एंड स्नैक्स आर ओनली प्रोवाइडेड, तो टी स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट है, बियॉन्ड ऑफिस आवर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने जब हम बात कर रहे थे एट लेंथ, मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टी आएगी कि भाई ऑफिस आवर्स में कितनी चाय पिलाई, ऑफिस आवर्स के बाद कितनी पिलाई, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, वो नहीं पता, बस उन्होंने लिख दिया कि ऑफिस आवर्स में है तो एग्जम्प्ट, ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड है तो टैक्सेबल है। द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स आउट इज मील, फुल मील। अगर एम्प्लॉयर फुल मील प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, एंड इफ द ऑफिस इज लोकेटेड इन रिमोट एरिया और SEZ ऑफशोर इंस्टॉलेशन, इफ द ऑफिस इज लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया और ऑफशोर एरिया, तो ऐसी परिस्थिति में ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जो भी मील प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एग्जम्प्ट है, बियॉन्ड ऑफिस आवर्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो टैक्सेबल है। इंपॉर्टेंट यहां ये है कि उसकी वैल्यू नहीं निकाली गई है, जैसे बाकी अदर केसेस में अपन आएंगे तो उसमें एक वैल्यू निकाली है कि इतनी वैल्यू तक का मील है तो ही एग्जम्प्ट है, जबकि यहां तो कितनी भी वैल्यू हो, 200 रुपए 300 रुपए पर पैक कॉस्ट हो उसकी, तो इट डजेंट मैटर, कितनी भी वैल्यू हो वो एग्जम्प्ट है। अब अगर वो ऑफिस इज नॉट इन एन रिमोट एरिया और नॉट इन एन SEZ, तो ऐसी परिस्थिति में इफ द मील इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स और इट मे बी प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल कूपन्स, फूड कूपन्स दिए गए आपको, सुडेक्सो इज वन ऑफ द कंपनी जो ये ऐसा करती है, तो मान लीजिए सुडेक्सो के कुछ कूपन्स दिए गए या अदरवाइज कोई और मील कूपन्स दिए गए, तो मील कूपन्स दिए गए तो उसमें जितने या मील ऑफिस में प्रोवाइड किया गया, दोनों चीजें, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अगर मील इज प्रोवाइडेड तो उसमें 50 रुपए पर मील तक की वैल्यू एग्जम्प्ट है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि साहब 120 रुपए कंपनी को कॉस्ट करता है, आपको क्या करना है, उसमें से 50 रुपए एग्जम्प्ट करना है, तो 70 रुपए को टैक्स करना है, 70 रुपए एक मील की वैल्यू आ जाएगी, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज से आप उसको डिवाइड कर दो कि साल में 300 वर्किंग डेज होते हैं, कुछ नहीं दिया हो तो अजम्पशन ले लेना 300 वर्किंग डेज होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके उतना आपकी परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में वर्किंग डेज दिए हो या ये प्रोवाइड किया हो कि एम्प्लॉय ने 50 बार मील अवेल किया, क्योंकि जनरली एम्प्लॉय जब मील लेता है तो एक वाउचर दे देता है, तो वाउचर बुक में से पता चल जाता है कि इतनी बार मील अवेल किया, तो कितनी बार मील अवेल किया वगैरह वगैरह, तो वो ऐसा इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो टेक 300 एज द वर्किंग डेज एज स्टैंडर्ड और उसके हिसाब से वैल्यूएशन कर देना। तो अगर द मील इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स
perquisite value up to rupees 50 is exempt, and if the meal is provided beyond the office hours, then the perquisite value is taxable. There is no exemption even for 50 rupees. पूरी value taxable है. And you know amount recovered from the employee shall be exempt, that should be deducted. तो क्वेश्चन जनरली ऐसा आएगा कि कंपनी को 120 रुपए की कॉस्ट करती है और एम्प्लॉय से वो 20 रुपए लेते हैं, तो आपको करना क्या होगा, 120 में से 50 रुपए तो एग्जम्प्ट है ही, अब 70 रुपए टैक्सेबल है, 70 रुपए में से अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय 20 रुपीज शैल बी डिडक्टेड, सो 50 रुपीज विल बी द वैल्यू विच वुड बी टैक्सेबल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज. तो दैट इज द परक्विजिट वैल्यूएशन ऑफ मील. मील के बाद अगला परक्विजिट वैल्यूएशन आता है, दैट इज मोटर कार फैसिलिटी. मोटर कार फैसिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट परक्विजिट, बहुत पॉपुलर है प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्जाम में, दोनों हिसाब से. एम्प्लॉयर most of the times they may provide a motor car or any type of car facility to the employee. तो अब कार फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो उसमें परक्विजिट वैल्यू कितनी होगी. यहां पर मेहनत करके जो फिगर निकालेंगे वो टैक्सेबल फिगर निकालेंगे. ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं मेहनत करके फिगर निकालते हैं वो एग्जम्प्ट होता है, कहीं मेहनत करके फिगर निकालते हैं वो टैक्सेबल होता है. अलावेंसेस का थंब रूल ये होता है, अलावेंसेस का, कि मेहनत करके जो फिगर निकलता है वो एग्जम्प्ट होता है. परक्विजिट का थंब रूल ये होता है कि मेहनत करके जो फिगर निकलता है वो टैक्सेबल होता है. रेयर कुछ परक्विजिट्स हैं जैसे मील फैसिलिटी या एलटीसी या मेडिकल, उसमें मेहनत करके जो फिगर निकलता है वो एग्जम्प्ट होता है. बाकी जनरल थंब रूल ये है दैट द परक्विजिट्स एज सच आर एग्जम्प्ट, ओनली सम परक्विजिट्स आर टैक्सेबल. तो क्योंकि कुछ ही परक्विजिट टैक्सेबल होते हैं तो उनका वैल्यूएशन कैसे होगा, तो मेहनत वाला फिगर जो होता है वो टैक्सेबल होता है. ठीक है, दैट इज द थंब रूल. जैसे अभी मोटर कार में मेहनत करके फिगर निकालेंगे वो टैक्सेबल है, अकोमोडेशन में मेहनत करके फिगर निकालेंगे वो टैक्सेबल है. जनरल ये होता है कि जो मेहनत वाला फिगर होता है परक्विजिट्स में वो उसकी वैल्यू है जो टैक्सेबल है. दैट इज द रूल विच इज देयर. अब मोटर कार, हाउ मच इज द परक्विजिट. अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटर कार देता है विद अ कंडीशन that it will be wholly used for official purposes, there is no perquisite, क्योंकि पर्सनल एलिमेंट कुछ है ही नहीं. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोटर कार देता है that it will be wholly used for personal purposes, तो सिंपल perquisite है cost to the company. Cost to the company would comprise of three things: 10% of the cost, that is rent or depreciation, whatever you say. Second is other running and maintenance expenses borne by the employer, and third is the chauffeur expenses, driver का salary. ये तीनों चीजें का टोटल फुल्ली परक्विजिट है जो एम्प्लॉय को टैक्सेबल है, क्योंकि कार पूरी तरह से पर्सनल यूज होनी है. मोस्ट ऑफ द केसेस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी देता है उसमें कंडीशन ये होती है दैट इट विल बी यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पसेस, पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. क्वेश्चन में अगर नहीं कहा जाए कि कार विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस और फॉर पर्सनल पर्पसेस और फॉर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, कुछ भी नहीं कहा जाए, तो आप अजम्पशन ले लेना, लिख भी सकते हो, आपकी इच्छा, आप चाहो तो लिख देना कि सर इट इज अज्यूम दैट द कार विल बी यूज्ड partly for official, partly for personal purposes. Your assumption should always be that it's partly personal, partly official. That assumption should flow. Partly personal, partly official. ठीक है. अब अगर पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है, वो एम्प्लॉय कार पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकता है, ऑफिस के काम से भी जा सकता है, उनने तो दे दिया. इसमें दो सिनेरियो हैं, कार एम्प्लॉयर ने दी या नहीं दी. ठीक है, कार अगर एम्प्लॉयर नहीं देगा तो कुछ तो और परक्विजिट देगा रिलेटिंग टू कार, वो भी बताता हूं. अगर एम्प्लॉयर ने कार दी, car is owned by the employer and the running and maintenance is borne by the employer, तो perquisite value है 1800 रुपए पर मंथ. ठीक है, पर मंथ इज दी perquisite value. एंड देन अगर 1600 सीसी से ज्यादा की कार है तो ऐसी परिस्थिति में 2400 रुपए पर मंथ इज दी perquisite value taxable. तो ये फिगर याद रखने, 1800 2400. दो कंडीशन, कार भी एम्प्लॉयर की, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का. 1800 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400. कार भी एम्प्लॉयर की, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय का. कंपनी ने कार तो दी, बोला पेट्रोल तुम डलाओ, हम थोड़ी डलाएंगे, कार दे दी, बस यही बड़ी बात है. तो कार एम्प्लॉयर ने दी, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय का. तो ऐसी परिस्थिति में परक्विजिट वैल्यू जो रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि इट्स जस्ट अ रेंट ऑफ द कार. तो 600 रुपए पर मंथ इज द परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल. और अगर
ये 1600 सीसी से ज्यादा है तो 900 रुपए पर मंथ इज द परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल। तो 600 900। कार एम्प्लॉयर की रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर का 1800 2400, कार एम्प्लॉयर की रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय का 600 900। कार एम्प्लॉय की, अब देखिए एम्प्लॉय की कार है तो उसमें परक्विजिट क्या, रनिंग मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉयर कराता है। कार तो एम्प्लॉय की है पर रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कराता है तो इट्स अ परक्विजिट। परक्विजिट वैल्यू होगी कॉस्ट टू कंपनी। ये क्वेश्चन में फिगर आएगा, एम्प्लॉयर ने पेट्रोल पे पर मंथ 4000 रुपए खर्च किया तो दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। वो कॉस्ट टू कंपनी में से माइनस कर दो 1800 पर मंथ। वैसे 1800 करना है पर अगर ये 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 करना है। तो फॉर्मूला कुछ हद तक उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर कार एम्प्लॉयर की है, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉई का है, तो उसमें हम 600 रुपए पर मंथ को परक्विजिट लेते हैं। अगर कार एम्प्लॉई की है, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर का है, उसका उल्टा सिचुएशन, तो कॉस्ट टू कंपनी माइनस, अब शायद कोई कहेगा कॉस्ट टू कंपनी माइनस 600 होना चाहिए, पर दे हैव गिवन अ फॉर्मूला कॉस्ट टू कंपनी माइनस 1800, कॉस्ट टू कंपनी माइनस 1800, कॉस्ट टू कंपनी माइनस 2400, दैट इज द वैल्यू विच इज देयर। और फिर उसके बाद अगर कार भी एम्प्लॉय की है, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय करा रहा है, तो परक्विजिट का नाम यहाँ पर नहीं आता है। एक इंपॉर्टेंट छोटी बात यह है कि एम्प्लॉयर अगर इन सभी केसेस में पार्टली यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल, इन सभी केसेस में शॉफर भी प्रोवाइड कर रहा है, तो शॉफर की सैलरी में पर्सनल एलिमेंट 900 रुपए पर मंथ माना जाएगा। शॉफर की सैलरी में 900 रुपए पर मंथ का परक्विजिट ऐड किया जाएगा। तो दे में गिव एन इंफॉर्मेशन, कार एम्प्लॉयर की, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर का, एंड दे हैव अ शॉफर ड्रिवन कार। तो अपन करेंगे 1800 प्लस 900 रुपए पर मंथ इज दी परक्विजिट। अगर यही कार 1600 सीसी से ज्यादा की होती तो हम करते 2400 प्लस 900 पर मंथ इज दी परक्विजिट वैल्यू। ऐसे ही मान लो कार एम्प्लॉयर की, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय का है एंड इट इज शॉफर ड्रिवन कार, तो हम करते 600 रुपए प्लस 900 रुपए पर मंथ इज दी परक्विजिट वैल्यू। अगर ये 1600 सीसी से ज्यादा होती तो 900 प्लस 900 इज द परक्विजिट वैल्यू। एंड अगर कार एम्प्लॉय की, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर का, तो कॉस्ट टू कंपनी माइनस 1800 प्लस 900, शॉफर ड्रिवन है तो, या कॉस्ट टू कंपनी माइनस 1800 प्लस सॉरी कॉस्ट टू कंपनी माइनस 2400 प्लस 900 रुपए इज दी परक्विजिट वैल्यू विच वुड हैव बीन टैक्सेबल। तो 900 रुपए अलग से ऐड करना है अपने को। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा क्वेश्चन में याद रखना कि कितने महीने कार फैसिलिटी दी गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट में विल बी कि फुल ईयर कार फैसिलिटी दी गई, तो इनटू 12 मंथ्स कर देना, पर मंथ है तो 12 महीने पूरी फैसिलिटी है। मान लो वो कहेंगे एग्जाम में कि साहब जनवरी से कार फैसिलिटी दी गई, पहले नहीं देते थे, जनवरी से देने लग गए, तो 3 महीने का ही करना, फिर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, कभी वो कह देंगे साहब अगस्त से देने लगे, तो 8 महीने का कैलकुलेशन करना। तो ये बात याद रखना कि कार फैसिलिटी कितने महीने है, उस हिसाब से वैल्यूएशन अपने को करना है। ऑफिशियल यूज है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको प्रूव करना पड़ेगा। कानून सबूतों पे चलता है, तो सबूतों गवाहों पर आधारित पे आपको साबित करना पड़ेगा कि साहब ये ऑफिशियल यूज था। उसके अलावा अगर एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब घर से ऑफिस आने जाने की कोई बस या वैन आती है, तो उसमें कोई परक्विजिट नहीं है। घर से ऑफिस आने जाने की इफ दे आर प्रोवाइडिंग सब बस फैसिलिटी, दैट्स नॉट परक्विजिट। एक से ज्यादा कार दी गई है एम्प्लॉय को, तो एक कार तो हम कह देंगे ये पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल या ऑफिशियल है, बट सेकंड कार ऑनवर्ड्स ऑल द कार्स विल बी ट्रीटेड एज फुल्ली पर्सनल, they will be used fully for personal purposes, so that is there. ठीक है, जनरली दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वन कार ओनली इन द एग्जाम क्वेश्चंस। अब उसके बाद अगला जो आता है, अगला परक्विजिट आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें जो सैलरी की वर्किंग हो जाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन में आप करोगे तो आप ये देखोगे कि व्हाट दे डू इज, वो हमेशा ऐसा करते हैं कि पहले बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद अलावेंसेस ऐड कर देते हैं, और परक्विजिट में सबसे पहले अकोमोडेशन वाले परक्विजिट को वो कंसीडर करते हैं फॉर द प्रेजेंटेशन। और उसका सिंपल रीजन ये है कि अकोमोडेशन एज अ परक्विजिट जो है उसमें जो सैलरी है वो इट कवर्स मॉनेटरी सैलरी, तो उसमें परक्विजिट्स नहीं आते, तो वहीं वो प्रेजेंट कर देते हैं कि ये देखो ये सैलरी है जिसमें मॉनेटरी अलावेंसेस वगैरह सारे कंपोनेंट है, और इसका सैलरी का डैश %
इज द परक्विजिट, ऐसा करके वो प्रेजेंटेशन हो जाता है। यू वुड हैव डेफिनेटली डन क्वेश्चंस, नहीं किए तो करने चाहिए, कर लिए याद नहीं है तो भी करने चाहिए, याद है तो टेस्ट करते रहना चाहिए कि याद है कि नहीं, क्वेश्चन जरूर करते रहना चाहिए। दैट इज द की टू एग्जाम्स, देयर इज नो सेकंड की टू एग्जाम्स अदर देन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करोगे वही कोर है। अब अकोमोडेशन फैसिलिटी, अकोमोडेशन फैसिलिटी में परक्विजिट वैल्यू कितनी, मेहनत करके फिगर निकालोगे टैक्सेबल वैल्यू का। तो अकोमोडेशन फैसिलिटी का रूल ये है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन टू एनी गवर्नमेंट बॉडी और अंडर कंट्रोल, अंडरटेकिंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, अंडरटेकिंग अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, बेसिकली कोई पीएसयू में आप डेप्यूटेशन पे हो। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या पीएसयू में डेप्यूटेशन पर हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अगर एम्प्लॉयर मकान दे रहा है रहने को, तो वो मकान की कितनी वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, आपके सर्विस रूल्स के हिसाब से वो वैल्यू निकाली जाएगी। जो आपका जो भी जॉब कर रहे हो उसके जो भी सर्विस रूल्स है उस हिसाब से वो वैल्यू निकाली जाएगी, दैट वैल्यू वुड बी टैक्सेबल। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मतलब अदर देन व्हाट आई हैव सेड, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू के डेप्यूटेशन, उसके अलावा अगर कोई आप एम्प्लॉय हो, तो ऐसी परिस्थिति में अकोमोडेशन अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो यहां पर एक मैथमेटिकल फिगर को परक्विजिट निकालना पड़ेगा। अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया है तो किराया जनरली परक्विजिट होना चाहिए। ये देखो, ये रूल अपन ऑलमोस्ट हर चीज में लगा चुके हैं। यूज ऑफ मूवेबल असेट, किराए पे लिया है तो किराया परक्विजिट है, किराए पे नहीं लिया है तो एक मैथमेटिकल फिगर परक्विजिट है। तो अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन ओन किया है, एम्प्लॉयर का खुद का अकोमोडेशन है, क्वेश्चन में ढूंढना कि अकोमोडेशन किसका है। If the accommodation is owned by the employer, then in such a case perquisite value will be -% of salary. अब वो डिपेंड किस पे करता है, उनका ये कहना है कि अगर पॉपुलेशन, वो शहर में अकोमोडेशन है जहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी इज परक्विजिट। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी इज परक्विजिट, और पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ दी सैलरी इज परक्विजिट। तो यू हैव टू सी दी पॉपुलेशन 10 लाख, 25 लाख एंड अबोव, 10 लाख से कम, 10 लाख से 25 लाख एंड अबोव। 10 लाख से कम है तो 7.5, 10 से 25 के बीच में 10 और 25 से ऊपर 15%। ये चार्ट अपने को रटना है, ठीक है। तो 10, 25 अबोव, 7.5, 10, 15, दैट इज द रेशियो विच इज देयर। एंड देन वी हैव, अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन किराए पे लिया है, अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन किराए पे लिया है तो ऐसी परिस्थिति में परक्विजिट वैल्यू इज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूरे इनकम टैक्स में चलता ये है कि टैक्सेबल फिगर वो होता है दो फिगर विच एवर इज हायर, एग्जम्प्ट फिगर वो होता है वॉट एवर फिगर विच एवर इज लोअर। ये विचित्र प्रोविजन है क्योंकि यहां पर टैक्सेबल फिगर है 15% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लोअर, लोअर फिगर को वो टैक्स कर रहे हैं। तो अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। हमारे दिमाग में आता है सरकार तो ज्यादा ही लेगी, पर यहां पर वो उन्होंने कहा कि हम अपना वैल्यूएशन 15% ऑफ सैलरी तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसके ऊपर की वैल्यू पे टैक्स नहीं लेंगे। अब छोटी छोटी बातें यहां पर दी गई है। पॉपुलेशन कब की देखोगे साहब, 2001 के सेंसस की देखोगे, जो क्वेश्चन में या तो पॉपुलेशन देंगे या सिटी बताएंगे कि साहब ये इतना इतना है। उसके बाद अगली चीज है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेस ऑफ अकोमोडेशन इंपॉर्टेंट है। देखो यही रूल वहां पे था एचआरए में, जब एम्प्लॉयर एचआरए देता है, यही रूल यहां पर है अकोमोडेशन में। मकान कहां है उसी हिसाब से वैल्यूएशन होगा। सैलरी के कंपोनेंट यहां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी कवर्स ऑल द मॉनेटरी पेमेंट्स एक्सेप्ट अदर डीए। तो एम्प्लॉयर जितने भी पैसे दे रहा है, वो बेसिक सैलरी हो, वो डियरनेस अलावेंस हो, वो बोनस हो, कमीशन हो, फिक्स परसेंटेज, वेरिएबल परसेंटेज, बेस्ड ऑन टर्नओवर, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कुछ भी हो, मतलब एनी मॉनेटरी पेमेंट इज एडेड हियर। इवन सारे अलावेंसेस ऐड होंगे, अलावेंसेस का टैक्सेबल पार्ट ऐड होगा, ठीक है। क्या ऐड नहीं होगा, जो ध्यान ज्यादा रखना है, एक तो अदर डीए ऐड नहीं होगा। वैसे अदर डीए मॉनेटरी पेमेंट है, पर रूल में अलग से लिखा है अदर डीए ऐड नहीं होगा। दूसरी चीज जो ऐड नहीं होगी वो है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये याद रखना है।
कंफ्यूजन हो जाता है कि साहब प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को सैलरी में ऐड करें कि नहीं फॉर अकोमोडेशन कैलकुलेशन। नहीं, प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन इज अ परक्विजिट, इट्स नॉट एन मॉनिटरी पेमेंट टू एम्प्लॉय, वो तो फंड में जा रहा है, तो इसको नहीं ऐड करना है। तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, इसको सैलरी में ऐड नहीं करना है फॉर अकोमोडेशन कैलकुलेशन। वैसे ये सब ऐड होता है पर फॉर अकोमोडेशन कैलकुलेशन ऐड नहीं होगा। खास फिगर बता रहा हूं मैं जो कंफ्यूजन होता है जिसमें। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है कि कोई भी अदर परक्विजिट ऐड नहीं करना है। टीवी प्रोवाइडेड फॉर यूज, कार गिवन फॉर यूज, मोटर कार फैसिलिटी, ये सब ऐड नहीं करना है। इंटरेस्ट फ्री लोन, ये सब परक्विजिट्स है, इनको ऐड नहीं करना है। बेसिकली मैंने कहा आपको कि अकोमोडेशन सबसे पहले अपन कर लेते हैं परक्विजिट में, ये सब परक्विजिट्स का बाद में वैल्यूएशन होता है। द रीजन इज फॉर द पर्पसेस ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज बेसिकली द मॉनेटरी पेमेंट ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण ये कैलकुलेशन चलता है ऐसा। फिर उसके बाद है सैलरी इज टेकन ओनली फॉर द पीरियड द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। समटाइम्स दे में से कि साहब साल में 6 महीने की अकोमोडेशन दी है तो 6 महीने की सैलरी लोगे, 6 महीने का 15% ऑफ सैलरी करोगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रो रेटा इज द रूल विच वी फॉलो। फिर उसके बाद है अकोमोडेशन क्या होता है, तो उनने डेफिनेशन जो दी है, बेसिकली इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन। यू विल सी अकोमोडेशन इंक्लूड्स हाउस फ्लैट, फार्म हाउस और पार्ट देयर ऑफ, होटल अकोमोडेशन, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवाम, मोबाइल होम, शिप और एनी अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। टेक्निकली स्पीकिंग जहां भी एम्प्लॉय रह सकता है वो अकोमोडेशन है, वो परक्विजिट वैल्यूएशन होगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना है। अगर एम्प्लॉयर ने फर्नीचर भी अलग से दिया है तो फर्नीचर के लिए फर्नीचर वाला वैल्यूएशन कर लो, यूज ऑफ मूवेबल असेट वाला। एम्प्लॉयर ओन करता है उसको तो 10% ऑफ कॉस्ट, एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया है तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज परक्विजिट। अलग से ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयर ने घर में फर्नीचर दिया है, एसी दिया है, उसको अलग से ऐड करेंगे एज अ परक्विजिट। अकोमोडेशन यहां फर्निश्ड की बात नहीं हो रही है, यहां जो बात हो रही है वो अनफर्निश्ड की बात हो रही है। अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन होगा 15% ऑफ सैलरी एक्सेट्रा, फर्नीचर है तो उसका अलग से वैल्यूएशन होगा। उसके बाद अगली चीज आती है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को होटल में रुकवाया तो उनका ये कहना है कि होटल अकोमोडेशन में बहुत सारी और एमेनिटीज हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब फ्री हो जाता है, काफी चीजें। तो उसमें क्या है कि ओवरऑल एज अ पैकेज 24% ऑफ सैलरी और होटल रेंट विच एवर इज लेस विल बी द परक्विजिट। 24% ऑफ सैलरी और होटल रेंट विच एवर इज लेस विल बी द परक्विजिट वैल्यू विच विल बी टैक्सेबल। उसके बाद उन्होंने एक एग्जम्पशन दिया होटल में, ये कहते हुए कि साहब 15 दिन का अगर होटल अकोमोडेशन है तो फिर परक्विजिट वैल्यू नहीं होगा। ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, 15 दिन का होटल अकोमोडेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम वन सिटी टू अनदर है तो उसमें परक्विजिट वैल्यू नहीं होगा, अदरवाइज परक्विजिट वैल्यूएशन होगा। फिर उसके बाद आता है ड्यूअल अकोमोडेशन। क्या होता है कि एक बार एम्प्लॉय का ट्रांसफर जब होता है तो वो दोनों जगह के अकोमोडेशन ले लेता है, पुराने शहर का अकोमोडेशन छोड़ता नहीं है, नए वाले का ले लेता है। और थोड़े दिन के लिए ये इसलिए कर लेता है कि फैमिली को बाद में शिफ्ट करेंगे तो फैमिली पुराने वाले मकान में रह जाती है पुराने शहर में और एम्प्लॉय नए शहर में आ जाता है, और धीरे से फिर वो जब सब चीजें ठीक हो जाती है तो फैमिली को भी वो शिफ्ट कर लेते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस। तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉय वुड बी ऑक्यूपाइंग टू अकोमोडेशंस, पुराना वाला भी और नया वाला भी। तो क्या दोनों का वैल्यूएशन किया जाएगा? तो उन्हें 90 दिन का एक हम कह सकते हैं सीलिंग पीरियड दिया है, कैप दिया है कि 90 दिन तक अगर दो अकोमोडेशन है तो एक का ही वैल्यू किया जाएगा। 90 दिन से ज्यादा दो अकोमोडेशन है तो फिर 91st डे से दोनों का वैल्यूएशन किया जाएगा। मतलब 90 दिन का तो एग्जम्पशन मिल ही जाएगा आपको। मान लो आपने 110 डेज के लिए दो अकोमोडेशन ऑक्यूपाई किए तो 90 दिन के लिए एक का ही वैल्यूएशन होगा और 20 दिन के लिए दोनों का वैल्यूएशन होगा। तो दैट इज द रूल विच दे हैव गिवन। 90 डेज इज दैट बेंचमार्क, थ्रेशोल्ड टाइप का है कि इतना तो एग्जम्पशन हो ही जाएगा। 90 दिन से ज्यादा है तो 90 दिन के लिए साहब एग्जम्पशन है एक मकान का। और अगर एम्प्लॉयर एनी अमाउंट रिकवर करता है फ्रॉम द एम्प्लॉय तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। कंसेशनल अकोमोडेशन दैट मींस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। ये हो गए 19 परक्विजिट्स। सैलरी का जो कोर पोर्शन है वो ये था। अब इसके बाद वापस मैं आपको ले जाता हूं सैलरी में। हमने अपनी बात चालू की थी कि सैलरी में देखिए चार्ज ऑफ द इनकम अंडर द हेड सैलरी तो हमने पढ़ लिया,
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो सैलरी हेड अट्रैक्ट होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैलरी का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, नेट सैलरी कैसे निकाली जाएगी। उसमें से बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी पढ़ लिए, अलावेंसेस पढ़ लिए, परक्विजिट्स पढ़ लिए, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी पढ़ लिया। तो ये मेजरली अपन ने सैलरी के कंपोनेंट्स पढ़ लिए जिससे ग्रॉस सैलरी निकलेगी। इसमें से सेक्शन 16 के डिडक्शंस भी पढ़ लिए तो नेट सैलरी निकलेगी। अब यहां पर एक कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी बचा है, रिटायरमेंट बेनिफिट। हमने प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में पढ़ा था कि एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले, रिटायरमेंट वाले दिन भी मिले, कैपिटल अकाउंट पे भी मिले, रिटायरमेंट के बाद भी मिले, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ भी मिले, दैट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उनका थंब रूल है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर फुल्ली टैक्सेबल। हाउएवर सेक्शन 10 में 5 रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कुछ एग्जम्पशन दिए हैं, तो वो 5 रिटायरमेंट बेनिफिट हमको पढ़ने हैं। ये 5 रिटायरमेंट बेनिफिट में उन्होंने कुछ एग्जम्पशन दिए। दे वांट टू एनकरेज द रिटायरमेंट बेनिफिट्स कि रिटायरमेंट वाले दिन मिल रहा है पैसा, उस पर इनकम टैक्स न ले। तो ये 5 रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का कंसेप्ट आपको पता होगा कि रिटायरमेंट के दिन एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है ग्रेशियसली, अपनी मर्जी से। जीवन भर आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया, तो जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो उस दिन हम अपनी मर्जी से एक अमाउंट अपने एम्प्लॉय को देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी पे एक एक्ट भी लगता है, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। वो लॉ अपने कोर्स में नहीं है, हो या नहीं हो इट डजेंट मैटर। ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी एक्ट में पे की जाए या अदरवाइज पे की जाए, वॉट एवर ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट इज टैक्सेबल। हाउएवर उसमें कुछ एग्जम्पशन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। फॉर ग्रेच्युटी दिस इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय है, जितनी भी ग्रेच्युटी मिले फुल्ली एग्जम्प्ट। तो ग्रेच्युटी फुल्ली एग्जम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है, देखो ये जो रूल है ना ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है, ये वाला रूल थोड़ा हटके है, रटने के हिसाब से बता रहा हूं कि इसके जो एग्जम्पशन है वो थोड़ा हटके है। अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं कवर होता है तो रटने के हिसाब से वो आसान है, वो रटना ज्यादा आसान है क्योंकि वो लीव एनकैशमेंट से कोरिलेटेड है, सिमिलर है। तो मैं रटने के लिए ये कहता हूं कि देखो लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड अंडर पोगा, उसका रूल जो है काफी मिलता जुलता है। तो एंड दिस इज द ऑड पर्सन आउट, तो इसका रूल थोड़ा अलग है। इसका रूल ये है कि अगर कोई ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है उसको जितनी भी ग्रेच्युटी मिली वो टैक्सेबल है, पर उसमें से लोअर ऑफ द 3 फिगर्स इज एग्जम्प्ट। पहला फिगर है एक्चुअल जो मिली, देखो ये तो है ही, हर रिटायरमेंट बेनिफिट में एक्चुअल जो मिला वो फिगर एक लेना है एग्जम्पशन में। दूसरा फिगर है 20 लाख। इस रूल में मैक्सिमम एग्जम्पशन 20 लाख का है, ग्रेच्युटी का मैक्सिमम एग्जम्पशन 20 लाख का है। अब यही लीव एनकैशमेंट में 3 लाख मिल जाएगा, यही किसी में 5 लाख मिल जाएगा। फॉर ग्रेच्युटी द फिगर इज 20 lakhs। तीसरा फिगर है लास्ट ड्रॉन सैलरी। नाउ हियर इंपॉर्टेंट वर्ड इज लास्ट ड्रॉन सैलरी, एंड सैलरी कंप्राइजेस ऑफ बेसिक प्लस डीए। सैलरी शब्द जब भी आता है ना फॉर कैलकुलेशन, तो सैलरी कब की लेते हैं और सैलरी के कंपोनेंट क्या होते हैं, ये दो शब्दों से वो चीज घिरी हुई रहती है। तो सैलरी कब की लेनी है, लास्ट ड्रॉन, रिटायरमेंट के जस्ट पहले जो ड्रॉ की, कंपोनेंट है बेसिक प्लस डीए। लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26, क्योंकि रूल जो कहता है वो कहता है 15 वर्किंग डेज सैलरी, तो हम लेते हैं 15/26 मल्टीप्लाइड बाय राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। तो मान लो किसी को 17 साल और 8 महीने हो चुके हैं तो 18 साल ले लेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। इवन 17 साल 6 महीने भी हुए होते हाफ, तो हम 18 साल ले लेते, राउंडिंग ऑफ करते। हाँ 17 साल 4 महीने हुए होते तो 17 साल लेते, राउंडिंग ऑफ इज टू द नियरेस्ट मल्टीपल, दैट इज द थिंग। तो 3 फिगर है, विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट। यहां अभी मेहनत का फिगर है एग्जम्पशन, अलावेंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मेहनत का फिगर एग्जम्पशन होता है, क्योंकि जो मिल रहा है वो तो टैक्सेबल है, उसको इनर कॉलम में लिख लो एक बार, टैक्सेबल लेस एग्जम्प्ट, एग्जम्पशन इज द फिगर विच इज कैलकुलेटेड।
तो अभी अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है तो एक्चुअल रिसिट 20 लाख और लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/26 मल्टीप्लाइड बाय राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस लेना है। इंपॉर्टेंट अगेन यहां बात ये है कि वैसे 15/26 लेना है, पर अगर ये सीजनल जॉब है तो इंस्टेड ऑफ 15/26 हम लेते हैं 7/26। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, 15/26 लेना है में हम प्रिज्यूम कर रहे हैं दैट देयर आर 6 वर्किंग डेज। इफ यू हैव अ क्वेश्चन जिसमें 5 वर्किंग डेज है, तो 5 वर्किंग डेज होने के कारण मंथ में वर्किंग डेज हो जाएंगे 15/22। रूल याद रखो, रूल से चलो। रूल कहता है 15 वर्किंग डेज। तो इफ यू हैव 22 वर्किंग डेज ओनली इन अ मंथ, तो डिनोमिनेटर विल बी 22। इफ यू हैव 6 डे वर्किंग, you have denominator 26, taking 6 वर्किंग डेज। सो जनरल अपन 26 लेते हैं, बुक्स में 26 दिया है, वैसे चल रहे हैं। एग्जाम में अज्यूम करना है अपने को 26 वर्किंग डेज का। बाकी ऑब्वियसली समटाइम्स दे कैन गिव इंफॉर्मेशन दैट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ आर डिफरेंट। अब ये तो हो गया एम्प्लॉय हु इज कवर्ड बाय पोगा। इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड बाय पोगा, इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड बाय पोगा, तो ऐसी परिस्थिति में जितना भी ग्रेचुटी मिला वो टैक्सेबल। हाउएवर लोअर ऑफ द 3 फिगर्स इज एग्जम्प्ट। पहला फिगर है एक्चुअल रिसिट, जितना मिला वो। दूसरा फिगर है 20 लाख रुपए, और तीसरा फिगर है एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/30 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। एवरेज सैलरी से मतलब है यहां पर पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज। सैलरी के कंपोनेंट्स वही घिसे पिटे, बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये एवरेज सैलरी हो गई, 10 महीने की सैलरी का एवरेज, मल्टीप्लाइड बाय 15 डेज लिखा है यहां। तो 15 डेज होने के कारण डिनोमिनेटर हम लेते हैं 30, अज्यूमिंग अ मंथ हैज अ 30 वर्किंग, अज्यूमिंग द मंथ हैज अ 30 डेज, तो 15/30 लेते हैं, 15/30। और तीसरा फिगर है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो यहां राउंड ऑफ नहीं करना है, 17 साल 8 महीने को भी 17 साल लेना है, 17 साल 11 महीने 29 दिन को भी 17 साल लेना है, कंप्लीटेड ईयर्स को काउंट करना है। तो फॉर्मूले में एक ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, यही फॉर्मूला जो नॉन पोगा वाला है काफी हद तक दैट कम्स इनटू इन द लीव एनकैशमेंट। तो सिमिलर फॉर्मूला एक साथ याद रख लो, पोगा वाला जो फॉर्मूला है वो अलग है। कुछ छोटी छोटी बातें दी गई है यहाँ पे जो मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बात है लाइफ टाइम लिमिट। तो उनका ये कहना है कि साहब ये जो 20 लाख रुपए का एग्जम्पशन है ये आपको पर रिटायरमेंट मिलेगा। इफ यू आर कवर्ड इन पोगा तो हर रिटायरमेंट पे आपको 20-20 लाख तक का एग्जम्पशन मिल सकता है। बट इफ यू आर नॉट कवर्ड अंडर पोगा, ये जो एग्जम्पशन है 20 लाख रुपए का, ये लाइफ टाइम है। तो एक बार आपने रिटायरमेंट के समय 20 लाख में से कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट कर लिया, अगली बार जब जीवन में रिटायरमेंट लोगे तो केवल बचे हुए अमाउंट का ही एग्जम्पशन आप अवेल कर सकते हो। तो दिस लिमिट इज नॉट अ लाइफ टाइम लिमिट, इट्स बेसिकली कि सॉरी इन द नॉन पोगा द लिमिट इज अ लाइफ टाइम लिमिट, कि आप रिटायरमेंट जब भी लोगे ना वो उतना एग्जॉस्ट हो जाएगा, बचा हुआ अमाउंट आपको अगली बार मिलेगा। तो दैट डिफरेंस इज देयर। अगेन ये जो लाइफ टाइम वाला कंसेप्ट है ये मैं याद रखता हूं लीव एनकैशमेंट से, लीव एनकैशमेंट और इसमें लाइफ टाइम लिमिट है। पोगा वाला बिल्कुल ही अलग रूल चल रहा है, तो ऐसे याद रखने के लिए। और एक चीज है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद लीगल हेयर्स को ग्रेचुटी मिलती है, तो हाँ वो ग्रेचुटी टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब उसके बाद आता है अगला रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज लीव एनकैशमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली पॉसिबल ये होती है कि एक पेड लीव्स का कंसेप्ट होता है कि साल में आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन छुट्टी ले सकते हो, उसमें आपको सैलरी भी मिलेगी। छुट्टी विद सैलरी, पेड लीव्स ले सकते हो। वो अलग अलग रीजन से ली जा सकती है कि साहब मेडिकल पर्पसेस के लिए छुट्टी ले ली, ऑफिस था पर बीमार थे साहब, बाहर जाना है, शादी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कैजुअल ऐसे ही कोई बिना किसी कारण के घर वालों के साथ शॉपिंग पे जाना है, बाहर से रिश्तेदार आए उनको घुमाने ले जाना है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो यू हैव दैट CL विच इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड, CL ले ली उन्होंने, तो मतलब कैजुअल लीव ले ली। तो पेड लीव आपको ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर दे सकता है, कंपल्शन नहीं है। डिपेंडिंग ऑन योर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, एम्प्लॉयर में प्रोवाइड यू विथ पेड लीव्स। पेड लीव्स जो मिल जाती हैं उसमें से हो सकता है कि कुछ लीव आप अवेल न करो। अगर लीव आप अवेल न करते हो, मतलब आपको मान लो 25 छुट्टी वो दे रहे थे पर आपने नहीं लिया, 20 ही छुट्टी लिया, 5 छुट्टी अवेल नहीं किया,
तो पीरियोडिकल बेसिस पे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 years, अगेन डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ओवर अ पीरियड ऑफ सम ईयर्स एम्प्लॉयर उस छुट्टी नहीं लेने को मानता है कि आपने ओवर टाइम किया। एक तरह का ओवर टाइम है, छुट्टी ले सकते थे नहीं लिया और आप ऑफिस आ गए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे दिया जाता है। वो जो एक्स्ट्रा पैसे दिया जाता है वो कहलाता है लीव एनकैशमेंट। लीव को एनकैश करा लिया आपने, लीव ले सकते थे, ऑफिस चले गए, पैसा मिल गया उसका। अब ये जो होता है जनरली एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी ये कई बार पैसा मिल जाता है। तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल इवन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो भी लीव एनकैशमेंट मिला फुल्ली टैक्सेबल। रिटायरमेंट वाले दिन जो लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जो लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है वो फुल्ली एग्जम्प्ट है विदाउट एनी लिमिट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली, लोकल अथॉरिटी नहीं है, ग्रेच्युटी में था। फिर उसके बाद आता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में लोअर ऑफ द 4 फिगर्स इज एग्जम्प्ट। पहला फिगर है एक्चुअल रिसिट, वो तो है ही। दूसरा फिगर इस सेक्शन की अपर कैप दैट इज 3 लाख, जो ग्रेच्युटी में 20 लाख थी, यहां 3 लाख है। तीसरा फिगर है एवरेज सैलरी इंटू 10, एवरेज सैलरी इंटू 10। और चौथा फिगर है एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 30 days सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड। ये एक मतलब फॉर्मूला हो गया। और अब क्योंकि ये डेज है और सैलरी मंथली हो जाती है तो डिनोमिनेटर अपन ले लेते हैं 30। तो एवरेज सैलरी डिवाइड बाय 30 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड। तो इस तरीके से अपन ये कैलकुलेशन कर देते हैं, कुल मिला के इस तरीके से ये वैल्यूएशन हो जाता है। द बेसिक थीम आई शुड से इज, उनका ये कहना है कि देखिए एवरेज सैलरी लेंगे, एवरेज सैलरी पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज लेंगे, कंप्राइजिंग ऑफ बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। वही घिसा पिटा फॉर्मूला, वही जो नॉन पोगा में फॉर्मूला था इन द ग्रेच्युटी, वही फॉर्मूला यहां लगाया जाएगा। दूसरा फिगर है 30 डेज। देखिए नंबर ऑफ डेज हर साल कितने लेंगे, ये एक स्टैंडर्ड फिगर है। इन द केस ऑफ ग्रेच्युटी इफ यू वर कवर्ड बाय पोगा 15 दिन लेते थे, इफ यू वर नॉट कवर्ड बाय पोगा तो भी 15 दिन लेते थे। फर्क होता था डिनोमिनेटर का, 15 वर्किंग डेज या 15 डेज, वहां 15 दिन लिए जाते थे ग्रेच्युटी में। लीव एनकैशमेंट में लिए जाते हैं 30 दिन। अगेन क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं वो कहते हैं एम्प्लॉयर 25 छुट्टी देता है साल की। अपने को ये नहीं देखना है वो छुट्टी कितनी देता है, अपने को देखना है कि लॉ में कितना लिखा है 30। तो अपना फॉर्मूला 30 से ही चलने वाला है। वो भले ही 25 छुट्टी देता हो, 12 छुट्टी देता हो या 45 देता हो, our formula will run by 30 for completed years of service। अगेन राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, 17 साल 8 महीने मतलब 17 साल कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये देख लो बेसिकली इस ब्रैकेट में कि आपको हर साल कितनी छुट्टी मिलती, 30 मिलती। 15 साल से जॉब कर रहे हो तो 30 इंटू 15 450 छुट्टी ले सकते थे, 450 ले सकते थे, आपने ली कितनी, लीव अवेल्ड। इनका डिफरेंस वो है जो छुट्टी नहीं ली, वो छुट्टी जो नहीं ली उसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो करंट एवरेज सैलरी से, उसका जितनी अनअवेल्ड लीव्स है उसका आपको कैलकुलेटेड फिगर ये चौथा फिगर है। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कई बार क्वेश्चन में ये जो ब्रैकेट के अंदर का पूरा सेगमेंट है ये दे देते हैं, वो कह देते हैं अनअवेल्ड लीव इज 95 बची है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अनअवेल्ड लीव 95 बची है मतलब इतनी ले सकते थे वगैरह कुछ नहीं, छोड़ो ये 95 है। तो वर्डिंग्स को ध्यान देना, क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं। आईसीआई का जनरल रिमार्क में क्लास में तो रेगुलरली कहता हूं, अभी भी कह देता हूं कि आईसीआई का जनरल रिमार्क ये होता है दैट स्टूडेंट्स नो द लॉ बट दे आर मिसिंग एनालिटिकल स्किल्स, दे डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट दैट वे। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या कह रहे हैं वो चाहते क्या है, उनने क्या इंफॉर्मेशन दी है, अनअवेल्ड लीव्स दी है या लीव कितनी ले सकते थे ये दिया है या लीव कितनी ली ये दिया हुआ है, उस सब इंफॉर्मेशन पे फॉर्मूला को प्रॉपरली अप्लाई करो। हर वैरायटी का क्वेश्चन हमने किया, एग्जाम में भी आ चुका है, यस इट इज इंपॉर्टेंट।
अब उसके बाद यहाँ एक छोटी सी बात है कि ये जो 3 लाख की लिमिट है बेटा, ये लाइफ टाइम लिमिट है। तो ओवरऑल जीवन भर में 3 लाख है। तो एक बार अपने एग्जाम्शन ले लिया तो अगली बार जब रिटायरमेंट लोगे तो बचे हुए अमाउंट का ही एग्जाम्शन मिलेगा, सेम एज ग्रेचुटी इन द केस ऑफ नॉन पोगा। फिर उसके बाद लीव एनकैशमेंट अगर मिलता है डेथ के बाद परिवार वालों को लीव एनकैशमेंट मिलता है तो इट इज एग्जम्प्ट, इट्स नॉट टैक्सेबल। ग्रेचुटी में टैक्सेबल है, अदर सोर्सेज में, यहां तो एग्जम्प्ट है। अब इसके बाद अगला आता है पेंशन का कम्यूटेशन। रिटायरमेंट के बाद रेगुलरली एक अमाउंट मिलता जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेंशन। हर महीने की 1 तारीख, 5 तारीख को, वॉट एवर तारीख को पेंशन मिल जाती है। पेंशन जो भी मिलती है इट इज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी। पेंशन इज इनकम फ्रॉम सैलरी। पेंशन जो भी मिलती है एसेस तो वो टैक्सेबल है रेगुलरली। पर अगर आप लमसम अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो, पेंशन फंड में मेरे बहुत पैसा पड़ा है, पैसे की जरूरत है, मैंने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कर लिया, मतलब लमसम अमाउंट विड्रॉ कर लिया। अगर मैं लमसम अमाउंट विड्रॉ करता हूं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन करता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में commutation of pension is fully exempt without any limit, without any criteria. Government employee means central government, state government, local authority और public corporation PSUs के एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में अगर ऑलरेडी लमसम एक मिल चुका था आपको ग्रेचुटी, अगर आपको ग्रेचुटी मिली थी, अब आप पेंशन का कम्यूटेशन और कर रहे हो तो एग्जम्पशन आपको कम मिलेगा, 1/3 ऑफ द फुल पेंशन इज एग्जम्प्ट। और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली थी, ग्रेचुटी नहीं मिली थी और आप कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कर रहे हो तो 1/2 ऑफ द फुल पेंशन इज एग्जम्प्ट। तो याद रखना, ग्रेचुटी मिली थी 1/3, ग्रेचुटी नहीं मिली थी 1/2 ऑफ द फुल पेंशन। फुल पेंशन का इतना अमाउंट एग्जम्प्ट है। फुल पेंशन मतलब टोटल कितना निकाल सकते थे। मेरा टोटल पेंशन फंड है 50 लाख, इतना मैं निकाल सकता था, मैंने निकाला 30 लाख। 30 लाख जो निकाला वो तो टैक्सेबल है, पर एग्जम्प्ट कितना होगा, 50 लाख का से 1/2। अगर मान लो ग्रेचुटी नहीं मिली थी तो मेरे को 1/2, 50 लाख फुल पेंशन का 50%, 1/2, तो 30 में से 25 एग्जम्प्ट हो जाएगा। दैट इज इट। ये हो गया कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसके बाद दो और रिटायरमेंट बेनिफिट है। एक है वीआरएस, दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम की थीम ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को कई बार एनकरेज करते हैं कि विद टेक्नोलॉजी एंड विद डेवलपमेंट हमारे यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत कम है, आप चाहो सीनियर एम्प्लॉय हो, रिटायरमेंट में कुछ ही साल बचे हैं, आप चाहो तो पहले ही रिटायरमेंट ले लो। तो एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है दैट यू कैन सीक वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन है, हम चाहे तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी एक स्कीम ला सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए वीआरएस की स्कीम लाता है तो वो स्कीम में एम्प्लॉयज को वीआरएस दिया जाता है। वीआरएस का जितना भी पैसा एम्प्लॉय को मिल जाता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नाम से अलग से जितना भी पैसा उसको मिल जाता है, वो पैसा जो है एज सच तो टैक्सेबल है, बट देयर इज एन एग्जम्पशन फॉर वीआरएस। वो एग्जम्पशन कब मिलेगा, वो एग्जम्पशन तभी है जब एम्प्लॉयर, एक तो इनमें से कोई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट है, पीएसयू है, एनी कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यूनिवर्सिटी है, आईआईटी और मैनेजमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है। टू माय अंडरस्टैंडिंग ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कोई भी कंपनी एम्प्लॉयर है, दे कैन गिव वीआरएस एंड क्लेम द एग्जम्पशन। अब एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आपकी वीआरएस की स्कीम में ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती है। कंडीशन को थ्योरेटिकली रटना है। कंडीशन नंबर 1, एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 10 years ऑफ सर्विस और 40 years ऑफ एज, उन्हीं के लिए एग्जम्पशन देना है, उन्हीं के लिए आपको उनको रिटायरमेंट देना है। अगर उनको दोगे तो ही एग्जम्पशन है, ठीक है। 10 years ऑफ सर्विस और 40 years ऑफ एज। सेकंड इज सारे एम्प्लॉयज को वीआरएस दे सकते हो, डायरेक्टर्स के लिए नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज ओवरऑल इट शुड बी रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन इन वर्कफोर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम होने चाहिए। फोर्थ इज रिटायरिंग एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, हमारा कंपनी से जो एम्प्लॉय रिटायर हुआ उसको हमने अपने ही ग्रुप की किसी और कंपनी में एम्प्लॉय नहीं कर दिया। तो ऐसा नहीं कि टाटा केमिकल से रिटायर करके उसको टाटा मोटर्स में एम्प्लॉयमेंट दे दिया, दैट इज नॉट परमिसिबल। तो ये कुल मिलाकर उनकी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वीआरएस का एग्जम्पशन मिलेगा अंडर द सेक्शन 1010C। एग्जम्पशन कितना है, एक्चुअल रिसिट ये तो है ही, दूसरा फिगर है 5 लाख,
तीसरा फिगर है लास्ट ड्रॉन सैलरी. It's not average salary, it's last drawn salary. Salary comprises of basic plus CDA plus fixed percentage commission based on turnover. Last drawn salary for 3 months. अभी तक बातें होती थी 30 days, 15 days, यहां बात हो रही है 3 months. 3 months for completed years of service. और एक चौथा फिगर है, वो फिगर एकदम सिंपल है कि आप अब मान लो रिटायरमेंट नहीं लेते तो आप कितनी सैलरी ड्रॉ करते. तो लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस. उससे ज्यादा थोड़ी मिलना चाहिए. 10 साल में आपको मान लो 20 लाख रुपए मिलने वाले थे, वीआरएस में 20 लाख से ज्यादा थोड़ी देने चाहिए आपको. तो वो चौथा एक अपने आप में एक बेंचमार्क फिगर है कि ऑलरेडी कितने लेने वाले थे आप. दैट इज इट. So whichever is lower is exempt. Actual receipt 5 lakhs, last drawn salary into 3 months into completed years of service and last drawn salary into remaining months of service. Whichever is lower is exempt. That is it. तो ये है साहब 10(10)(c) का exemption. यहाँ पे important ये है कि ये जो exemption है that itself is a lifetime exemption. एक बार जीवन में VRS ले लिया तो अगली बार बचे हुए अमाउंट का भी डिडक्शन कहीं नहीं मिलेगा. No deduction at all will be available under this section. एक चीज इंपॉर्टेंट और है, that is 10(10)(c) वर्सेस 89(1). तो उनने कहा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. अगर आप VRS का एग्जाम्पशन लेते हो तो 89(1) का रिलीफ नहीं मिलेगा. 10(10)(c) में 5 लाख का एग्जाम्पशन ले लो या 89(1) का रिलीफ ले लो, आपकी मर्जी. दोनों नहीं मिल जाएगा आपको. 89(1) का रिलीफ पढ़ाना है मेरे को अभी, बट यस वो दोनों में से एक मिलेगा. अब सैलरी हेड में लास्टली दो चीजें बची है. एक बचा है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टेस्ट. आई थिंक ये हमने नहीं पढ़ा था, हो गया था, पढ़ लिया था. चलो, तो एक ही चीज बची है 89(1) का रिलीफ. इंटरेस्ट, सॉरी मैं आई कुड नॉट गेट. रिट्रेंचमेंट बचा. हाँ जी हाँ, एक रिटायरमेंट बेनिफिट अपना बच गया. रिट्रेंचमेंट, यस यस आई गॉट इट. रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट अगर मिलता है, दो चीजें बची है, एक है रिट्रेंचमेंट और एक है 89(1) का रिलीफ. बात सही कही मैंने पर गलत भी कही. तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 10(10)(b). चलिए 10(10)(b) पे ध्यान दो. 10(10)(b) एज पर the employment agreement, sometimes employer may pay a compensation for closing the factory. उनकी फैक्ट्री बंद हो रही है, उनका बिजनेस बंद हो रहा है, सारे एम्प्लॉयज को हम निकाल रहे हैं. जब हम अपने एम्प्लॉयज को निकालते हैं तो अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड अंडर एनी अदर लॉ एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट some amount may have to be paid to the employee. एम्प्लॉय को तो भरोसा था कि मैं अपना बचा हुआ जीवन यही नौकरी करूंगा, पर आपने तो अभी बंद ही कर दिया ऑफिस. तो जब आपने ऑफिस बंद कर दिया, आपने फैक्ट्री बंद कर दिया, वो एम्प्लॉय तो बेरोजगार हो गया जो आपसे जुड़ा हुआ था. तो आपको उसको मुआवजा देना चाहिए. वो मुआवजा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वगैरह के अंतर्गत पेएबल होता है. नहीं भी हो तो अदरवाइज भी एक कमर्शियल प्रिंसिपल पे वो पेएबल होता है. अब वो जो मुआवजा आप दे रहे हो वो तो टैक्सेबल है. रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो आप दे रहे हो वो तो टैक्सेबल है, बट द लोअर ऑफ 3 फिगर्स इज एग्जम्प्ट. एक्चुअल रिसिट 5 lakhs और तीसरा मैथमेटिकल फिगर एवरेज वेजेस. वेजेस शब्द इसलिए है क्योंकि जनरली रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन लेबर, ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉइज, लेबर क्लास के लिए ज्यादा पॉपुलर टर्म है, तो इसलिए यहां पे वेजेस शब्द यूज किया है. एंड सैलरी आल्सो इंक्लूड्स वेजेस, सो डजंट मैटर वेजेस बोले सैलरी बोले कुछ भी बोले, बट लिखा उनने वेजेस है. अब एवरेज वेजेस फॉर 15 डेज फॉर राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. तो एवरेज वेजेस 15 डेज राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वेजेस बोला है ना, तो इसलिए वेजेस मंथली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है. तो उसके हिसाब से उनका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. अगर मंथली बेसिस है तो पिछले 3 महीने की वेजेस का एवरेज लेंगे. एवरेज लेना है ना, तो कितने का एवरेज, तो पिछले 3 महीने की वेजेस का एवरेज लेंगे. अगर डेली बेसिस पे है तो वीकली बेसिस पे तो पिछले 4 वीक के वेजेस का एवरेज लेंगे, और डेली बेसिस पे है तो 12 दिन के वेजेस का एवरेज लेंगे. अब आप देखो फॉर्मूला, एवरेज वेजेस आपने निकाल लिया. मान लो वेजेस मंथली बेसिस पे है, तो ये वेजेस का फिगर आ गया मंथली एवरेज इनटू 15/30 इनटू राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. अगर ये वीकली होती तो आप करते एवरेज वेजेस जो कि वीकली फिगर होता इनटू 15/7 कर देते,
क्योंकि वीकली को आपको 15 दिन में कन्वर्ट करना है, तो वो कर देते इनटू राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। और अगर ये डेली होता तो आप करते एवरेज वेजेस इनटू 15/1, क्योंकि एक दिन का इतना तो 15 दिन का कितना, इनटू राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। सो यहाँ डिनोमिनेटर मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि इट्स वेरिएबल, जनरली सैलरी बोलते तो मंथली समझते हैं अपन, वेजेस कैन बी एनीथिंग, तो इसलिए उसके ऊपर बेस्ड है। वेजेस के कंपोनेंट क्या होंगे, जस्ट फॉर अ रेफरेंस बोला है, थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है रियल लाइफ में। उनका कहना है ऑल रेम्यूनरेशन विच इज कन्वर्टेबल इनटू मनी टर्म्स, तो सारे मॉनेटरी टर्म्स में जो कन्वर्ट हो जाए, इवन परक्विजिट्स बहुत सारे इसमें कवर हो जाएंगे। कुछ तो उनने बोला भी है कि ये वाले परक्विजिट्स एक्सक्लूसिवली आपको कवर करना है। ऑल अलावेंसेस, हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, ये सबको ऐड करना है एज अ परक्विजिट, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके सैलरी वेजेस का कैलकुलेशन किया जाएगा। ये हो गया रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब बच जाता है दैट इज 89(1) का रिलीफ। नहीं, ऐसा मत करो, 89(1) का रिलीफ, अपने नोट्स में 89(1) का रिलीफ पे मैं जाता हूं। लेट अस ट्राई टू एड्रेस दैट। यस जी, 89(1) का रिलीफ समझिए, फिलोसॉफी समझिए 89(1) के रिलीफ की। 89(1) का जो रिलीफ है, इसकी फिलॉसफी ये है कि एम्प्लॉय को एक लमसम मिल गया। लमसम हो सकता है कोई रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से मिला हो, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, वीआरएस, कोई लमसम मिला हो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, या ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट भी कोई लमसम अमाउंट मिल सकता है, लाइक अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस में कोई सैलरी दे दी 2-3 साल की। तो लमसम किसी भी कारण से मिले, जब लमसम एम्प्लॉय को मिलता है तो वो लमसम के कारण, एकदम बहुत सारा अमाउंट मिलने के कारण, उसकी इनकम हायर स्लैब पे आ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट लमसम ही इज टैक्सेबल एट अ हायर रेट। तो वो बेचारा नॉर्मली हो सकता है कि 20% पे टैक्सेबल था, अचानक ये लमसम मिलने के कारण वो 30% के ब्रैकेट में आ गया। उसका कहना है कि साहब ये लमसम ना मिलता और ये अक्रूअल बेसिस पे मेरे को टैक्स होता, 5 साल का अरियर मिला, 5 साल में ये टैक्सेबल होता, तो मैं तो 20% के टैक्स ब्रैकेट में ही रहता। पर क्योंकि ये मेरे को एक साथ मिल गया 5 साल का अरियर्स, एक साथ ये अमाउंट टैक्सेबल हो गया, तो मेरे हाथ में 30% से टैक्स बन गया। आई एम अननेसेसरीली मेड टैक्सेबल एट अ हायर रेट। तो ऐसा लमसम जब एसएससी को मिल जाता है, एम्प्लॉय को मिल जाता है, तो उसको एक रिलीफ दिया जाता है। ये रिलीफ मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है फ्रॉम टैक्स। 89(1) का रिलीफ इनकम में से नहीं होता है, ये रिलीफ होता है टैक्स में से। एक्चुअली रिलीफ शब्द ही टैक्स में से डिडक्शन को कहते हैं। टैक्स में से अमाउंट माइनस करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं या तो रिबेट या फिर हम उसको कहते हैं रिलीफ। तो 89(1) इज बेसिकली अ रिबेट, टैक्स में से ये अमाउंट कम होगा, हम लोग रिलीफ भी कह देते हैं, रिलीफ और रिबेट अंडर 89(1). अब ये जो रिबेट है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर 89(1) का रिलीफ मिलेगा तो कैसे मिलेगा, तो बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एग्जाम में आता है। तो देखो बेटा, 10 नंबर की रेंज का क्वेश्चन है। आप सबसे पहले तो ये मान लो कि 89(1) का रिलीफ नहीं है 2 मिनट के लिए। वो जो लमसम मिला उसको करंट ईयर की सैलरी में इंक्लूड कर दो। तो करंट ईयर आप क्या करोगे, नॉर्मली जो आपकी सैलरी बन गई वो तो ले ही लो, वो लमसम अमाउंट जो आपको मिला, जो शायद इसी साल टैक्सेबल है, arrears is taxable in the year in which it is received, advance salary is taxable in the year in which it is received, leave encashment आज मिला तो आज टैक्सेबल होगा। तो ये लमसम को आप इस साल की सैलरी में रिसिट बेसिस पर ऐड कर दो, जैसे अदरवाइज भी करते, भूल जाओ कोई रिलीफ। अब ये जोड़ने से आपकी इनकम आ गई, उस इनकम पे आपका टैक्स आ गया। ये टैक्स बहुत भारी भरकम आया होगा क्योंकि इसमें अपन ने पूरा लमसम को जोड़ दिया, हायर रेट पे आप टैक्स हो चुके होंगे। अब इस टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर दो 89(1) का रिलीफ। तो यहां पर एक बड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। करना यह पड़ेगा कि जितने भी साल का ये लमसम है प्लस करंट ईयर, जितने भी साल का ये लमसम है प्लस करंट ईयर, उन सब का टैक्स निकालो ऑन रिसिट बेसिस। करंट ईयर का तो निकाल ही चुके हो, पिछले सभी सालों का निकाल लो। मान लो 4 साल का अरियर्स मिला है, तो चारों सालों में इसको ऐड करो जितना जितना उस साल से परटेन करता है,
और उसको वापस से कैलकुलेट करके अक्रूवल बेसिस पे टैक्स निकालो और रिसिट बेसिस पे टैक्स निकालो। रिसिट में तो क्या करोगे, उस साल मिला ही नहीं था तो उस साल मत ऐड करो। अक्रूवल में क्या करोगे, उस साल ऐड कर लोगे। तो मान लो अरियर्स मिला है 4 साल का, तो जब उस साल का रिसिट बेसिस का टैक्स निकाल रहे होगे तो उस अरियर को मत ऐड करना, पर अक्रूवल बेसिस का टैक्स निकाल रहे होगे तो उस अरियर को ऐड कर देना। ऐसा करके वो कैलकुलेशन है, हमने बहुत सारे 2-4 क्वेश्चन किए थे इस पे, तो वो सारा कैलकुलेशन जो है वो करके आप उनका डिफरेंस निकालो, टैक्स ऑन रिसिट बेसिस माइनस टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस। ये जो डिफरेंस है यही होता है साहब 89(1) का रिलीफ। बेसिकली ये है क्या, वो जो आपको एक्सेसिव टैक्स बन गया लमसम के कारण, जो हायर स्लैब पे आपको टैक्स आ गया बिकॉज ऑफ लमसम, वो है 89(1) का रिलीफ। तो वो सरकार कह रही हमको वो एडिशनल अमाउंट नहीं चाहिए, हायर स्लैब पे जो एक्स्ट्रा टैक्स आपका बन गया वो हमको नहीं चाहिए। तो दैट इज 89(1) का रिलीफ। पहले करो क्या, वापस बता रहा हूं, करंट ईयर की इनकम निकालो इंक्लूडिंग दैट लमसम, उसके ऊपर टैक्स निकालो, वो टैक्स में से 89(1) का रिलीफ देंगे। 89(1) का रिलीफ निकालोगे कैसे, टैक्स ऑन रिसिट बेसिस फॉर ऑल द ईयर्स लेस टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस फॉर ऑल द ईयर्स, उनका डिफरेंस 89(1) का रिलीफ है। और ये माइनस करने के बाद फाइनली आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी। अब अगर ये एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिलता है, अगर ये लमसम एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिलता है तो अपन ने कह दिया कि क्या होगा। पर अगर ये लमसम रिटायरमेंट के समय मिलता है तो उसमें क्या होता है कि मान लो ग्रेचुटी मिली, हम 35 साल से जॉब कर रहे थे, तो क्या 35 साल का टैक्स ऑन रिसिट और 35 साल का टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस करोगे, विच वुड बी अ कॉम्प्लिकेशन एंड इम्पॉसिबिलिटी। 35 साल का हिसाब भी नहीं होगा आपके पास कि मेरे को 1972 में और 73 में कितनी सैलरी मिलती थी। तो द पॉइंट इज कि इतने सालों का अगर आपको लमसम मिल रहा है रिटायरमेंट के दिन, ओवरऑल पूरी लाइफ के कारण आपको ग्रेचुटी प्रोविडेंट और ऐसे लमसम मिल रहा है, तो उसमें डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दी कैलकुलेशन फॉर ऑल दोज ईयर्स। तो उन्हें कट ऑफ रखा है। कट ऑफ ये कि अगर आपको 15 साल हो गए जॉब करते हुए, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर दैट, मान लो 20 साल हो गए, तो 20 साल का रिसिट और अक्रूवल मत करो, आप क्या करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, डिवाइड बाय 3। तो टैक्स ऑन रिसिट बेसिस टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस 3 साल में करके उसका कैलकुलेशन कर लो। 15 साल हो चुके हैं तो डिवाइड बाय 3 करो, मतलब नॉट बाय 20 ईयर्स। और अगर 5 से 15 साल के बीच हुए आपको जॉब करते हुए तो डिवाइड बाय 2 करो, मतलब 2 साल में अक्रूवल बेसिस पे उसको बांट दो। उसको 10 साल हुए तो 10 साल में मत बांटो, 2 साल में बांट दो। और अगर 5 साल भी नहीं हुए आपको जॉब करते हुए तो यू विल नॉट गेट दैट रिलीफ अंडर 89(1). 89(1) रिलीफ इज नॉट देयर फॉर यू। तो ये है साहब द केस ऑफ 89(1). एक और चीज आखिरी बची है, सैलरी में कितनी चीजें बच जाती है, कितना चैप्टर है। सैलरी की आखिरी चीज देखो, सर्टन स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंसेस। मैंने अलावेंसेस पढ़ाए थे, मैंने कहा था साहब सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में नोटिफाइड अलावेंसेस एग्जम्प्ट होते हैं। अब ये जो नोटिफाइड अलावेंसेस दिए गए हैं, इसमें से 9 अलावेंसेस अलग से पढ़ा दिए थे, जिसमें वो कैटहुड, अगर आपको फ्रेज याद हो तो कैटहुड वाले थे, कन्वेंस और ट्रैवलिंग और वो सब जो कि इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल एंड यू हैव द ट्रांसपोर्ट अलावेंस, वो बता दिया था जिसमें एक अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। वो 9 के अलावा 11 और अलावेंसेस हैं जो नोटिफाइड हैं, जो एग्जम्प्ट है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, ये 11 अलावेंसेस भी पार्टली एग्जम्प्ट है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि ये जो 11 अलावेंसेस यहां पर लिखे हैं, ये एज सच देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आईसीआई पर छोड़ता नहीं है, बीच बीच में कभी पूछ लेता है, तो पढ़ तो लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। देखिए यहां पर जो नाम लिखे हैं वो टेक्निकली किसी स्पेशल सरकमस्टेंस, स्पेशल आप नेचर ऑफ जॉब के कारण आपको ये मिल रहे हैं। जैसे पहला अलावेंस है स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलावेंस, also called as high altitude allowance, uncongenial climate allowance, snow bounded area allowance, avalanche allowance। अब कोई पहाड़ी एरिया में बर्फ के तूफान आते हैं, ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग है। आर्मी ऑफिसर्स की आप सोच सकते हो, कोई बड़ी कंपनी है उसका होटल है वहां पर रिमोट एरिया में, ऐसा आपको सोच सकते हो। यहां पर ये जो अलावेंसेस हैं
इन अलावेंसेस में से 800 रुपए और 300 रुपए उनने एरिया दे रखी है, इसकी लिस्ट है जो अपन पढ़ ही नहीं सकते। वो लिस्ट जो है उसके हिसाब से 800 रुपए कहीं है, कहीं 300 रुपए एग्जम्प्ट है। जितना मिला वो टैक्सेबल, लेस 800, कई जगह 300। फिर अगर सियाचिन में पोस्टिंग है तो उसमें वो तो एक्सट्रीम एकदम एरिया आ गया, -40 डिग्री पहुंच जाता है वहां, तो उनने कहा भाई 7,000 रुपए एग्जम्प्ट है। बॉर्डर एरिया अलावेंस, also called as remote locality allowance, also called as difficulty area allowance और distributed area allowance, सॉरी disturbed area allowance। तो मान लो कोई नक्सलाइट एरिया है, ऐसा कोई एरिया है, वहां किसी की पोस्टिंग है, ऐसी जगह पोस्टिंग जब होती है तो उसमें डेफिनेटली इट्स अ वेरी रिस्की जॉब। तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक अलावेंस दिया जाता है कि आपकी पोस्टिंग यहाँ है, थोड़ा पैसा ले लो, चले तो जाओ वहां पे। तो वो पैसा कितना मिलता है, 1300, कई जगह 1100, अलग अलग दिए हुए हैं डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन, वो रटना नहीं है, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलावेंस, अब ये पता नहीं उनने एक शब्द पढ़ लिया ट्राइबल एरिया, क्वेश्चन में किसी में आ गया ट्राइबल एरिया अलावेंस मिला, करना क्या है साहब, 200 रुपए पर मंथ माइनस करना है। अपन डर जाते हैं, ट्राइबल एरिया आ गया, क्या हो गया ये तो, डोंट वरी, इतना सा है, 200 रुपए पर मंथ एग्जम्प्ट करना है। शेड्यूल्ड एरिया, एजेंसी एरिया अलावेंस, ठीक है, 200 रुपए पर मंथ एग्जम्प्ट। अब ये है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉय, मान लो कोई रेलवे एम्प्लॉय है या बस का एम्प्लॉय है, उसके लिए तो ट्रांसपोर्ट एरिया अलावेंस है टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर during his duty performed in the course of running such transport from one place to another, provided that such employee is not in receipt of daily allowance। तो उसको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एम्प्लॉय है, उसको कोई अलावेंस मिलता है खर्चे करने के लिए, जहां भी उसका लोकेशन है वहां जाने आने के लिए उसको अलावेंस मिलता है। तो उसमें अलावेंस जितना मिला उसका 70% एग्जम्प्ट हो जाएगा। मान लो बॉम्बे में एक एग्जाम्पल अपन लेते, एक बस सर्विस है बेस्ट, BEST, तो बेस्ट सर्विस का कोई एम्प्लॉय है, उसको ये अलावेंस मिलता है, जितना मिलेगा टैक्सेबल उसका 70% एग्जाम, 70% तो एग्जाम पर ओवरऑल लिमिट भी है 10,000 रुपए पर मंथ, उस लिमिट में वो एग्जाम होगा। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलावेंस, तो अगेन कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स में अगर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड पे पोस्ट किया है तो वहां पे जो भी स्पेसिफाइड स्टेट्स की लिस्ट है दैट वी कैन नॉट स्टडी, एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं, तो वो उसमें जाते हो तो 26,000 रुपए पर मंथ एग्जाम्प्ट है, अ बिग एग्जाम्पशन। काउंटर इंसर्जेंसी अलावेंस, तो मान लो कोई आप ऐसे एरिया में आपकी पोस्टिंग है, अगेन दैट नक्सलाइट रिलेटेड एरिया ही होगा ये, जहां पे इंसर्जेंसीज बहुत होती है, वहां पे टेररिस्ट नहीं दिखते हैं आपको पर इंसर्जेंसीज होती है, कहीं धमाका हो जाता है अचानक से, ऐसी इंसर्जेंसीज होती है। तो उस एरिया में अगर आपको पोस्ट किया गया है तो उसमें 3,900 पर मंथ इज एग्जम्प्ट, एग्जम्पशन है ये। फिर अंडरग्राउंड माइनिंग वाइनिंग से संबंधित आपका कोई इंडस्ट्री है तो अंडरग्राउंड अलावेंस, अनकंजीनियल आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जमीन में 45 डिग्री टेम्परेचर में आप काम कर रहे हो, वहां पे कभी भी दीवारें गिर सकती है, धुआं होता है, इट्स नॉट अ कंजीनियल एनवायरनमेंट टू वर्क, तो ऐसा अननेचुरल क्लाइमेट, इस तरह का कोई आपका माइनिंग वाइनिंग की इंडस्ट्री है तो वहां जो अलावेंस मिलता है इसके लिए उसमें से 800 रुपए एग्जम्प्ट है। अलग से एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में पहले तो अलावेंस मिलना चाहिए, वो मिलेगा, वो टैक्सेबल, लेस 800 एग्जाम। फिर उसके बाद आता है हाई अल्टीट्यूड, कोई की पोस्टिंग है साहब वो उनने सिक्किम में कहीं कर दिया, कंचनजंगा में पहाड़ पे पोस्टिंग है, तो वहां पे अगर ऐसी कोई पोस्टिंग है हाई अल्टीट्यूड, मेनली फॉर आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस वर्किंग इन हाई अल्टीट्यूड, वहां बैठ के देख रहे हैं बस दिन भर कि चाइना में क्या एक्टिविटी चल रही है, पहाड़ पे बैठ के, इस तरह के वर्क होते हैं उनके, दिन भर बस यही कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें हाइट के ऊपर, अगर इससे इस बीच के हाइट है, इस एल्टीट्यूड पे आप बैठे हो तो 1,060 रुपए पर मंथ इज दी अलावेंस विच इज एग्जम्प्ट। और अगर 15,000 फीट से ऊपर की हाइट है, मतलब बहुत ऊंचाई पे अब आप चले गए, तो 1,600 रुपए पर मंथ इज दी अमाउंट विच इज एग्जम्प्ट। उसके बाद है special compensatory highly active field area allowance granted to member of armed forces, again it's a highly active field area, मतलब कोई रिमोट एरिया है, कोई बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है, वहां पे टेररिस्ट आते रहते हैं, गोलीबारी कभी भी चलती रहती है, इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ हो सकती है, 4,200 रुपए पर मंथ इज एग्जम्प्ट। और आइलैंड ड्यूटी, लक्षद्वीप वगैरह पे आपकी पोस्टिंग हो गई, अंडमान निकोबार पे, शहर से देश से दूर हो आप एक तरीके से, मतलब मेन लैंड से दूर हो, तो वहां पर आपकी ऐसी पोस्टिंग है, आना जाना मुश्किल रहता है,
है सब, तो उसके लिए आपको अगर कुछ अलावेंस मिलता है तो 3250 रुपए पर मंथ इज एग्जाम, that is income from salary. I recommend again that you don't just come across this revision once, you repeat this revisions multiple times. जितनी बार रिवाइज करोगे चीजें उतनी ज्यादा समय तक याद रहेगी, प्लस खुद कोशिश करो बोलने की। मैं कहता हूं कि आप कोशिश करो ये वीडियो देखने से पहले, ये कंटेंट देखने से पहले, कि आप खुद एक बार इसको पूरा बोलो और फिर इसको देख के सोचो कि क्या मिस कर दिया, फिर सेकेंड टाइम इसको देखो और फिर सोचो कि अब क्या मिस कर दिया। ओवर नंबर ऑफ डेज, आज देखा, फिर कल वापस कोशिश करो लिख के कि मैंने ये चीजें याद किया, ये मुझे याद है, ये याद नहीं है तो वो याद करना है। ऐसे करके आपको याद होगा। प्रोविजन जब तक याद नहीं होगा तब तक आप अप्लाई कैसे करोगे एग्जाम हॉल में? दे वोंट गिव यू अ बुक, सो यू हैव टू लर्न इट एंड अप्लाई इट। तो लर्निंग प्रोसेस इज एन इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस। तो ये अपना देखिए छोटा सा टॉपिक था सच मायने में सैलरी पर, आप देखो उसका छोटा सा में भी कंटेंट इतना है। अब अगला टॉपिक अपन रिवाइज करेंगे इन द नेक्स्ट ऑफ द वीडियोस ऑफ कोर्स, दैट इज द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, वो करेंगे और उसके बाद विल कंटिन्यू विद अदर हेड्स ऑफ इनकम। थैंक यू वेरी मच।